सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए बाबू, हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट चल रहा था। अच्छा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, एक बार हम रिपीट कर देते हैं, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा पदार्थ होता है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा देता है, लेकिन खुद का क्या कराता है। देखिए ये सब बहुत इजी है, बस आपको याद रखना है LIC एजेंट को। क्या LIC एजेंट खुद का LIC करता है या दूसरों का करता है? दूसरों का करता है। तो वैसे यहाँ पे भी काम होता है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन दूसरों का कराएगा। जो रिड्यूसिंग एजेंट वो दूसरों का रिडक्शन कराएगा, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसा पदार्थ को कहते हैं जो दूसरे का क्या करा देता है, ऑक्सीडेशन, और खुद का। और रिड्यूसिंग एजेंट वैसा पदार्थ को कहते हैं जो दूसरे का क्या करा देगा और खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। कोई दिक्कत है? देखिए कल तो बड़ा सिंपल था कि आपको हम एक रिएक्शन दे देते थे, आप चेक करते थे रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आप पता कर लेते थे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन आप सोच के देखिए, यदि आपको रिएक्शन ना दे, डायरेक्ट एक आपको कंपाउंड दे दिया और बोला अब बताइए ये कंपाउंड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कैसे पता कीजिएगा? तब तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अभी देखिए हम रिएक्शन नहीं दे रहे हैं डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिए H2SO4, अब बोलिए H2SO4 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, बता पाइएगा? पॉसिबल है बताना? अभी तो नहीं हो पाएगा। बोलिए सर रिएक्शन दीजिए ना, तब ना बताएंगे। तो विदाउट रिएक्शन आपको बताना है, सिर्फ कंपाउंड को देख करके आपको बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हमको कंपाउंड देख करके यदि बताना हो कि ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है, इस चीज को बाबू जानने के लिए कि किसी भी कंपाउंड को देख करके हम कैसे बता दे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट है, हम आपको 2-3 बात अभी सिखाएंगे। उसी 2-3 बातों पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसा एजेंट होगा, है ना। अभी तो असंभव लग रहा है, इम्पॉसिबल, कि बाप रे कैसे होगा सर। तो कल आप बता रहे थे उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लेते थे तो बड़ा सिंपल हो रहा था करने में। ये तो आप सीधे कंपाउंड देश में कैसे पता करेंगे? ये भी बहुत नॉर्मल है। देखिए बाबू, कोई कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, इस चीज को यदि आपको जानना हो तो सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा? सेंट्रल एटम। और यदि आप सेंट्रल एटम को पता कर लिए, इसका मतलब आप आराम से बता दीजिएगा ये कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा सोच के देखिए थोड़ा सा, सेंट्रल एटम सुनने से कैसा लगता है कि वो एटम जो सबसे साइड में होगा? अच्छा बीच में होना चाहिए, है ना। ना लेफ्ट साइड होगा ना राइट साइड होगा, कहां पर होगा? बीच में होगा, तब उसको हम लोग सेंट्रल एटम बोलेंगे। कोई दिक्कत है? तो बताइए इसमें आपको सेंट्रल एटम H2 लग रहा है, ऑक्सीजन लग रहा है, सल्फर लग रहा है? सल्फर लग रहा है। तो सबसे पहला काम है आपको सेंट्रल एटम को खोज करना। किसका खोज करना? सेंट्रल एटम को खोजना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आज सबसे पहले देखते हैं कि सेंट्रल एटम क्या क्या हो सकता है, ठीक। लिखते हैं यहाँ पे सेंट्रल एटम। देखिए पहला तो ये पता चल गया बाबू कि सेंट्रल एटम जो होगा, ठीक है, सेंट्रल एटम जो होगा वो सेंटर पे होगा। कहां पे होगा? सेंटर पे होगा। अच्छा ऐसा लिखें थोड़ा इंग्लिश में, इन प्रेजेंस एट सेंटर, या फिर ये लिख देगी सेंटर में उपस्थित होगा। कौन सा लिखे? चलिए हिंदी में लिख दे। तो देखिए बाबू जो सेंट्रल एटम होगा वो एटम ना ही लेफ्ट साइड होगा ना ही राइट साइड होगा। कहां पर होगा? एकदम बीच में होगा, यानी कि सेंटर पर होगा। पहला तो केसेस ये है ना, एकदम सेंटर पर होना चाहिए। तो चलिए इस चीज को हम लोग लिखते हैं कि वो कहां पे होना चाहिए आपका? सेंटर पर। सेंटर को हिंदी में केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र, यानी कि वो केंद्र में होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए? केंद्र में क्या हुआ? साइड में या एकदम बीचों बीच? केंद्र में होना चाहिए, है ना। केंद्र में उपस्थित होना चाहिए, एकदम बीच में। जैसे ये देखिए एकदम बीच में है। उसके बाद वो एटम जो है ना कम संख्या में उपस्थित होगा, समझे? कम संख्या में उपस्थित होना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना संख्या में है, ऑक्सीजन कितना संख्या में, सल्फर कितना संख्या में, तो बताइए कम संख्या में कौन उपस्थित है? हाँ, तो कम संख्या में उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कि एटम कम संख्या में उपस्थित होना चाहिए, तब वो आपका सेंट्रल एटम होगा। कम संख्या में उपस्थित होना चाहिए, है ना। एटम कम संख्या में क्या होना चाहिए? उपस्थित होना चाहिए। तो दूसरा बात तुम लोग ये समझे, ये सब सेंट्रल एटम पहचानने का तरीका बता रहे हैं।
पहला तरीका ये था कि वो केंद्र में होना चाहिए, और दूसरा तरीका बाबू कि वो एटम जो है ना उस कंपाउंड में कम संख्या में उपस्थित होना चाहिए, ज्यादा संख्या में नहीं। कोई दिक्कत? अब तीसरा बात समझिएगा कि वो जो है ना मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं होना चाहिए, समझे? हॉर्न कॉल नहीं होना चाहिए, मतलब वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया तब हम लोग उसको सेंट्रल एटम नहीं लेंगे, समझ गए ना? तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? लिख देते हैं मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं होना चाहिए, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता कौन कौन है? फोन कॉल, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। कोई दिक्कत है? अच्छा, सेंट्रल एटम का गुण में बताइए, वो एलिमेंट जो सबसे पहला कहां पे होना चाहिए? केंद्र में होना चाहिए। दूसरा बताइए, दूसरा नियम क्या है सेंट्रल एटम के लिए? वो एटम जो है सो कम संख्या में उपस्थित होना चाहिए। तीसरा कहानी क्या है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम नहीं होना चाहिए। और चौथा कहानी बाबू कि हाइड्रोजन जो है ना वो कभी जिंदगी में आपका सेंट्रल एटम नहीं होगा, कभी जिंदगी में नहीं। हाइड्रोजन जो है कभी जिंदगी में सेंट्रल एटम हो ही नहीं सकता। यदि कोई बोल दे कि सेंट्रल एटम होता है तो चुप, मुंह बंद रहेगा, खाली उल्टा सीधा बोलता है सेंट्रल एटम होगा, कभी नहीं हो पाएगा। बोले काहे नहीं होगा? बोले रुको हम तुमको रीजन इसका बताते हैं। देखिए, सेंट्रल एटम मीन्स जो बीचों बीच होगा, और जो बीचों बीच होगा बाबू उसके साथ इधर भी कोई जुड़ा होगा और इधर भी कोई जुड़ा होगा, तब ना वो बीच में आएगा। इस तरह कैसे बीच में आ जाएगा? तो इधर भी जब जुड़ा होगा और इधर भी जब जुड़ा होगा तो क्या हाइड्रोजन कभी जिंदगी में दो बॉन्ड बना पाएगा? हाइड्रोजन तो बीचे बीच फट जाएगा। इधर कोई खींच रहा है, इधर कोई खींच रहा है, उसका जान बचेगा? हाइड्रोजन का कहानी है खत्म। तो बताइए, क्या कभी जिंदगी में हाइड्रोजन सेंट्रल एटम हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं होगा, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है? लेकिन अब देखिए, जैसे आपको हम यहाँ H2SO4 दिए, आप बता दिए कि सर इसमें सल्फर क्या होगा? बताइए, सल्फर इसमें क्या होगा? सेंट्रल एटम। क्या होगा सल्फर? अच्छा बताइएगा, H3PO4 लिखे बाबू, H3PO4, बताइए इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? P होगा, है ना? फास्फोरस होगा। अच्छा, हम यदि कहीं पे ऐसा लिख दें H3PO3, तब कौन होगा? तो ही P होगा। अच्छा, यदि हम कहीं पे ऐसा लिख दे Na2CO3, तब कौन होगा? C होगा। Na2CO3 में C होगा। आराम से बता दिए। अब देखिए कहानी कितना ट्विस्ट वाला आ गया। HCl, बताइए तो इसमें कौन होगा? क्लोरीन। क्या क्लोरीन होना चाहिए? ऑनकॉल में आता है। हाइड्रोजन तो कभी लाइफ में नहीं हो पाएगा। तो बताइए इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? कोई नहीं होगा। तब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा? कैसे रिड्यूसिंग? पता कैसे चलेगा जब सेंट्रल एटम का पता नहीं हुआ? तो एक बार सब कोई मिल के बताइए, इसमें सेंट्रल एटम कोई होगा? सबका गलत, सेंट्रल एटम होगा। अब वो बताते हैं, ठीक है? देखिए बाबू, हम आपको ये बोले हैं कि हाइड्रोजन कभी जिंदगी में सेंट्रल एटम नहीं होगा, और ये भी बोले कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव भी नहीं होना चाहिए सेंट्रल एटम में। लेकिन केसेस यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, यदि आपके पास मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और हाइड्रोजन है, तब फिर किसको मानेंगे? तब आखिर सेंट्रल एटम किसको बोलेंगे? तो देखिए, जो भी हो जाए, हाइड्रोजन का आपको नहीं लेना क्योंकि इसके पीछे का आपको कारण पता है। लेकिन वैसा स्थिति में जब आपके पास एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आ गया और दूसरा हाइड्रोजन आ गया, तब इस केसेस में आपको हाइड्रोजन को छोड़ करके जो दूसरा आपका मोर इलेक्ट्रो बच जाएगा उसी को ही सेंट्रल एटम मान लेना है। समझे? तो बताइए अब इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? चलिए एक और एग्जांपल, अब मान लीजिए कहीं पे लिए H2O, कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, यदि हम कहीं पे मान लिए NaCl, अच्छा कुछ ऐसा दे देते हैं NaHSO4, इसमें कौन होगा? हाँ, इसमें कौन होना चाहिए? पता चला? देखिए, इसमें सोडियम है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन भी है। तो हाइड्रोजन तो वैसे ही नहीं होगा, ऑक्सीजन तो भी नहीं होगा, क्या कि हाइड्रोजन देखिए कभी नहीं होगा सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन तो फोन कॉल में आता है, इसका भी कहानी खत्म। अब बचा सोडियम और सल्फर। अब सोडियम और सल्फर में आपको देखना है, तो सल्फर जो है वो बहुत सारा बॉन्ड बना सकता है, वो बीच में हो सकता है। क्या देखिए, सल्फर जो आता है वो कौन सा ग्रुप में आता है? O6 से टिपुबुलम आता है, और O6 से टिपू कितना नंबर ग्रुप में आता है? 6 नंबर ग्रुप में। तो
तो बताइए कितना सारा बना सकता है, यानी कि इसके साथ कितनों एटम जुड़े हैं उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए इसमें कौन होगा, सल्फर। कौन होगा इसमें, सल्फर आपका आ जाएगा। ये क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम। क्या आप किसी भी तरह का हम कंपाउंड देंगे आप उसमें सेंट्रल एटम पहचान लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार और बताइए, सेंट्रल एटम होने के लिए पहला गुण क्या होना चाहिए, वो कहां पे उपस्थित, केंद्र पे होना चाहिए। दूसरा, वो एटम कम संख्या में उपस्थित होना चाहिए। तीसरा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होना चाहिए। और चौथा, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। क्या याद हुआ, एक बार और, सेंट्रल एटम होने के लिए क्या क्या गुण होगा, सभी बच्चों का मुंह से आवाज आना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, हाँ पहला वो केंद्र में होना चाहिए कि सेंटर में। दूसरा, वो एटम कम संख्या में होना चाहिए। और तीसरा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होना चाहिए। और चौथा, हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं होगा। क्या सबको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम एक बच्चे को खड़ा करेंगे, आप बाबू छोटू खड़े हो जाइए, बोर्ड नहीं देखना बाबू, इधर हमको देखिएगा और बताइए तो सेंट्रल एटम के लिए क्या क्या केसेस हम बताएं। बहुत बढ़िया, बढ़िया। क्या सबका क्लियर है, घास में भी बार खड़ा करे क्या किसी को। चलिए जी आप खड़ी हो जाइएगा, आप बहुत अपसेंट करते हैं लेकिन खड़ी हो जाए, बड़ा खुश हो गए जी, अपसेंट करते तो खुश होना चाहिए और घर गए थे। चलिए बताइए, हमको देख के बताइए, उधर देखना ही नहीं है, ठीक है। चलिए बोलिए। ज्यादा संख्या में होना चाहिए, कम संख्या में, हाँ। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। और हाइड्रोजन सेंट्रल एटम होगा, होगा, हाइड्रोजन बीचे बीच फट जाएगा जी। बैठिए, क्या सबका क्लियर है, बॉयज में भी और किसी खड़ा करे क्या, हमको लगा सबका क्लियर है। चलिए छोटू सा एक बार आप खड़े हो बाबू, बताइए आप भी। हाँ क्या सबका क्लियर हो गया, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हाँ, आप बोले ना सेंट्रल एटम नहीं होना तो क्या बोले बाबू, देखिए जब हाइड्रोजन हो और एक फोन कॉल हो, तब ऐसे केसेस में हाइड्रोजन तो कभी जिंदगी में सेंट्रल एटम नहीं होगा। तब इस अवस्था में जब हाइड्रोजन हो जाएगा और दूसरा फोन कॉल होगा, तो फोन कॉल को ही लेना है, इन हाइड्रोजन को नहीं लेना है। समझे, और कोई प्रॉब्लम है क्या। अब हम आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बनाना सिखा दे। सेंट्रल एटम का पहचान कर लीजिएगा ना। चलिए पहला एग्जांपल इसको लिखे थे तो इसी को लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। लेकिन बाबू इसके लिए दो बात आपको और ध्यान में रखना होगा। देखिए जब आपको रिएक्शन मिलता था, मिला दिए, चलिए जब आपको रिएक्शन मिलता था तब तो आप जानते ही थे कि हम लोग कैसे करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का पता। आप देख लेते थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और पता कर लेते थे। लेकिन कंपाउंड में सबसे पहला काम है आपको सेंट्रल एटम पता करना, जो कि आप लोग सीख चुके हैं कि सेंट्रल एटम का पता कैसे होगा। अब आप यदि सेंट्रल एटम निकाल लेते हैं, उसके बाद वो सेंट्रल एटम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता करना पड़ेगा। समझे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको पता करना पड़ेगा। और यदि वो एलिमेंट यानी कि उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब जिस भी आप कंपाउंड में जिस भी एलिमेंट का आप सेंट्रल एटम बनाए हैं, जैसे इस H2SO4 में देखिए पहला एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं, जैसे आपका जो एग्जांपल था पहला H2SO4, तो इसमें जो सेंट्रल एटम आपका सल्फर है ना। तो इस सल्फर के ही गुण से आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए या रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। सबसे पहले आप सल्फर को सेंट्रल एटम चुने, अब आप इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। बताइए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है ना, यानी कि ग्रुप नंबर जो बोलिए। तो ग्रुप नंबर याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कि O100 से T2 में आता है, तो 6A हुआ, यानी कि 6 हो गया इसका ग्रुप नंबर। यदि 6 ग्रुप नंबर है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 6 होगा। अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा।
वैलेंसी -2 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? लास्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? वैलेंसी, है ना। हमको केवल देखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप नंबर यदि याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चों को याद नहीं है तो यूट्यूब पे देखिए पीरियोडिक टेबल का हम लेक्चर डाल दिए। जो बच्चे संडे को क्लास नहीं कर पाए थे वो आज ही जाकर के वो पीरियोडिक टेबल का अच्छे से क्लास कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। हम जितना बात बोले आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब चीज याद हो जाएगा। और जहां पीरियोडिक टेबल आपको याद हो गया, केवल हमको लग रहा है आधा घंटा में सब याद हो जाएगा। आधा घंटा की वीडियो भी है, समझे। तो एक बार उसका आप लोग देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद फिर आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल में जिसको याद नहीं है ग्रुप नंबर, तो कैसे कीजिएगा उसके लिए भी हम तरीका बता देते हैं। देखिए, आपको एटॉमिक नंबर तो लगभग 20-30 तक हम बोले थे याद करने के लिए और नोट्स भी दिए थे, तो 30 तक तो सबको याद होगा। अब आप ही लोग हमको बताइए सल्फर कितना नंबर में आता है? 16 नंबर में। कीजिए इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखिए सल्फर का यदि आप कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, सल्फर का क्या हो जाएगा? 286। बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? तो कॉन्फ़िगरेशन करके भी आप निकाल सकते हैं या फिर ग्रुप नंबर से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे अच्छा होगा कि बार पीरियोडिक टेबल देख ही लीजिएगा, समझे। उसके बाद इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अभी बताइए, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है यही वाला होता है और यही ग्रुप नंबर भी होता है। अब बताइए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का हम फॉर्मूला उस दिन आप ही लोग से प्रूव करा दिए थे। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? ग्रुप नंबर और यानी तो फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। किसके बराबर होता है? ग्रुप नंबर यानी तो फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, है ना। एक बार सभी बच्चे मिलकर बताइएगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बराबर फॉर्मूला क्या होता था? ग्रुप नंबर या बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अच्छा, मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता था? मिनिमम का ग्रुप नंबर -8। क्या होता था? ग्रुप नंबर -8, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक समझ में आया? अब आप देखिएगा कि ये जो भी कंपाउंड में आप जिसको भी ढूंढना चाह रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है, तो उस कंपाउंड में सबसे पहले आप सेंट्रल एटम ढूंढिएगा। ये जैसे ढूंढ लिए उसके बाद आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है, समझे। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जितना भी आया, यदि इस कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम के ही बराबर हो गया तब वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि ये सेंट्रल एटम मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, इस सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर यदि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर आ जाए तो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और यदि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच आ जाए तब दोनों की तरह व्यवहार करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। क्या सबको समझ में आया? एक बार सभी बच्चे मिलके बताइएगा, ठीक है, कि यदि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर आ गया है, समझे, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर आ गया, तब ये जो कंपाउंड होगा वो किसके तरह व्यवहार करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है ना मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर आ गया तब ये किसके तरह व्यवहार करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। यदि दोनों के बीच में आ गया तब किसके तरह व्यवहार करेगा? दोनों की तरह करेगा। क्या सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप लोग एक काम कीजिएगा, एरो पॉइंट में ये बात को लिख लीजिए, है ना। उसके बाद फिर आगे बताएं। पहले एरो पॉइंट में इस बात को लिख लीजिए। एक काम कीजिए, पहले ये वाला लिख लीजिए, ठीक है, सेंट्रल एटम वाला। उसके बाद वो भी लिखा देंगे, या पहले वही वाला लिखिएगा? अच्छा चलिए उसे पहले लिखाते हैं। लिखिए, लिखिएगा, किसी कंपाउंड में उपस्थित किसी कंपाउंड में उपस्थित किसी कंपाउंड में उपस्थित सेंट्रल एटम, किसी कंपाउंड में उपस्थित, कंपाउंड लिख पाइएगा जी, किसी कंपाउंड में उपस्थित, लिखिए, किसी कंपाउंड में उपस्थित सेंट्रल एटम का, देखिए यहां पे सेंट्रल एटम लिखा हुआ है, किसी कंपाउंड में उपस्थित सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, ON खाली लिखिए शॉर्ट में, ऑक्सीडेशन नंबर यदि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर हो जाए, यदि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर हो जाए, मैक्सिमम में हो गया महत्तम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर हो जाए, महत्तम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर हो जाए, महत्तम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर हो जाए, तब वह यौगिक
तब वह यौगिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करेगा। तब वह यौगिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करेगा। तब वह यौगिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करेगा। लिख लिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यदि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर हो जाए, यदि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर हो जाए, मिनिमम मीन्स होता है न्यूनतम ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, न्यूनतम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर हो जाए, न्यूनतम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर हो जाए, तब वह यौगिक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करेगा। तब वह यौगिक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करेगा। तब वह यौगिक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करेगा। तब वह यौगिक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करेगा। लिख लिए? चलिए फिर से पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यदि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम तथा मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बीच, यदि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तथा मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बीच, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तथा मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बीच, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तथा मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बीच उपस्थित हो, तब वह यौगिक ऑक्सीडाइजिंग तथा रिड्यूसिंग, दोनों एजेंट की तरह व्यवहार करता है। तब वह यौगिक ऑक्सीडाइजिंग तथा रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की तरह व्यवहार करता है। तब वह यौगिक ऑक्सीडाइजिंग तथा रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की तरह व्यवहार करता है। तब वह यौगिक ऑक्सीडाइजिंग तथा रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की तरह व्यवहार करता है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? सबको अच्छे से क्लियर हो गया? अच्छा आप लोग लिख पाए जी? बहुत क्लास अब्सेंट करते हैं ना, देखिए सेंट्रल एटम लिखा हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख नहीं पा रहे, क्लास अब्सेंट करते हैं। अब अब्सेंट कीजिएगा, हाँ, और यदि अब्सेंट कीजिएगा तो यूट्यूब से देख लीजिएगा, घर में रहिएगा तो उसको यूट्यूब से कर लीजिएगा, समझे? अब्सेंट कहाँ होइएगा तब जब यूट्यूब पे डालते हैं। तो देखिए यदि नहीं लिख पाए तो किसी फ्रेंड का कॉपी से लिख लीजिएगा, दे दीजिएगा जी थोड़ा सा कॉपी से। लेकिन एक बार पहले आप लोग उनको बताइए, उसके बाद लिखिएगा, थोड़ा सा इधर बताइएगा, ठीक है? बताइए, यदि किसी यौगिक में उपस्थित सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर हो जाएगा, तब यह यौगिक किसके तरह व्यवहार करेगा? किसके तरह? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि मिनिमम के बराबर हो गया तो, और यदि दोनों के बीच में आ गया तो, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों की तरह। क्या सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए बाबू, अब हम लोग देखते हैं कि ये यौगिक जो है वो कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहचान करेंगे सेंट्रल एटम का। किसको देखेंगे? अब आप ही लोग हमको बताइए, इसमें सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। तो यहाँ पे लिखिए सेंट्रल एटम आपका सल्फर है। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, सेंट्रल एटम तो आप पता कर लिए सल्फर है। अब यहां से आपको
दो चीज फाइंड करना, एक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरा मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, समझे? सल्फर का आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना और मिनिमम भी। तो बताइएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर ग्रुप नंबर जो बोलिए। अब बताइए सल्फर है, सल्फर का हम लोग देख लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 8 6। लास्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? तो बताइए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का कितना आ गया? कोई प्रॉब्लम है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 6। अब चलिए देखते हैं मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। ठीक है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 8। क्या होता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 8। बताइए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 माइनस 8। तो बताइए मिनिमम कितना हो जाएगा? अब आप लोग थोड़ा सा हमको सोच के बताइएगा, यदि इस सेंट्रल एटम में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 हो जाएगा तो ये